नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अप टू सक्सेस। मैं हेमंत आपका अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर करने वाले हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज। और यहाँ से आपने देखा होगा कि वन डे एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे आर्मी के एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा के एग्जाम हो। जी हाँ, हरियाणा के एग्जाम में भी यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने देखे भी होंगे। तो आज हम चैप्टर को करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम होगा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। बेरोजगारी चैप्टर जो है दोस्तों, आज हम ये शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे इसकी डेफिनेशन से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है। देखो दोस्तों, बेरोजगारी की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति, क्या होगा दोस्तों, जब कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, जब कोई व्यक्ति जो शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम है, शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम है, मतलब एबल है, सक्षम है तथा कार्य करने की इच्छा व्यक्त करता है, तथा कार्य करने की इच्छा व्यक्त करता है, कार्य करने की इच्छा व्यक्त करता है, परंतु उसे कार्य ना मिले। परंतु दोस्तों, परंतु उसे कार्य ना मिले, परंतु उसे कार्य ना मिले। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कंडीशंस है। देखो, पहली लाइन में बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो शारीरिक रूप से भी सक्षम है और मानसिक रूप से भी सक्षम है तथा वह कार्य करने की इच्छा व्यक्त करता है कि उसे कार्य करना है, परंतु उसे कार्य ना मिले, तब ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये कहलाती है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी डेफिनेशन के अंदर कुछ चीजें, कुछ टेक्निकल चीजें जो है, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी निकल के आती है। हम उसको भी देख लेते हैं। आओ उसके देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले चीज जो आती है वो आती है लेबर फोर्स के बारे में। यानी कि क्या कहता है ये, यानी कि श्रम बल क्या होता है। श्रम बल दोस्तों क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा रख रहा है प्लस में कार्य करने में सक्षम भी है। इसकी एक टेक्निकल भाषा जिसको हम क्या कहते हैं? लेबर फोर्स कहते हैं, श्रम बल कहते हैं। क्या कहते हैं श्रम बल? कि वह व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा व्यक्त करता है। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति कार्य करने की इच्छा व्यक्त कर रहा है परंतु वह उस कार्य को कर नहीं सकता, तो इसमें ये दोनों कंडीशन है लेबर फोर्स के अंदर की, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक, पहला तो कार्य करने का इच्छुक है, दूसरा पॉइंट, क्या वो कार्य करने को सक्षम है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे ट्रेन चलानी है और उसे यह भी नहीं पता कि ट्रेन का इंजन कहां से स्टार्ट होता है, वो इच्छुक है ना ट्रेन चलाने का पर सक्षम तो नहीं है। अब वो कहेगा नहीं साहब, मुझे तो एक काम करना है, मुझे साइकिल चलानी है, वो भी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, क्या वो चला सकता है? नहीं चला सकता। आई बात समझ में? यानी कि अगर वो जिस कार्य को करने की इच्छा व्यक्त कर रहा है तो मित्रों, भाइयों और बहनों, वो उस कार्य को करने में सक्षम भी होना चाहिए। जैसे कि आप लोग हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपकी इच्छा है कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है और आपको सरकारी नौकरी लेनी है, आपको ऑफिसर बनना है, बट आप उस चीज के लिए मेहनत ही नहीं कर रहे, तो मतलब क्या है? आप उस चीज के लिए सक्षम नहीं है। अगर आप उस चीज के लिए मेहनत भी कर रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो, कंपटीशन के लिए दिन रात डेडिकेटेड होकर लग रहे हो, तो आप इस कैटेगरी में आ जाओगे कार्य करने में सक्षम। यानी कि कार्य करने की इच्छा रखना प्लस में कार्य करने में सक्षम भी होना, यानी कि एबिलिटी भी होना उस चीज में, तो ये क्या कहलाता है? लेबर फोर्स कहलाता है। तो सर जी ये क्या होता है? देखो, ये तो पता लग गया कि किसी कार्य की जो इच्छा रखने वाला और उस कार्य को कंप्लीट करने वाला यानी कि करने वाला सक्षम हो, तो ये लेबर फोर्स कहलाता है दोस्तों फिर एक बात बताओ, अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आ गई, श्रम बल अभी हमने पढ़ा था, लेबर फोर्स हमने पढ़ी थी। अगर मित्रों, भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर जितना श्रम बल है यानी कि लेबर फोर्स है, इस लेबर फोर्स में से जितने बंदों को काम मिल गया, जितने बंदों को काम मिल गया, लेटेस्ट एग्जांपल मैथमेटिकल तरीके समझेंगे। मान लो 10 लोग थे, वो 10 लोग क्या थे? श्रम बल के अंदर आते थे। मतलब 10 लोगों ने कहा कि हमें, मान लो क्या करना है, उन्होंने बोला साहब हमें 8 घंटे की क्या करनी है? सरकारी नौकरी करनी है। उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला साहब ठीक है, यानी कि वो इसका इच्छुक है और वो सक्षम भी है 8 घंटे की नौकरी करने में। वो कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं। इसको कहते हैं श्रम बल। तो दोस्तों अब श्रम बल के अंदर कितने थे? 10 थे। मान लो 10 में से
कार्यबल क्या हो गया, यानी कि कार्यबल मतलब वर्कफोर्स। मान लो कितने लग गए, मान लो 7 लोग लग गए, तो बचा कितना, 3 बचा। तो ये 3 लोग क्या कहलाए, बेरोजगार कहलाए, बेरोजगारी कहलाए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि श्रम बल के अंदर जितने लोगों को कार्य मिल गया वो तो रोजगार के अंदर कैटेगरी में चले गए, और जितने लोगों को रोजगार नहीं मिला वो क्या कहलाया, बेरोजगारी कहलाया, बेरोजगार कहलाया। आई बात समझ में? मैं फिर से समझाना चाहूंगा कि श्रम बल के अंदर जितने लोग आए, श्रम बल के अंदर जितने लोगों को काम मिल गया और जिनको नहीं मिला, जिनको नहीं मिला वो लोग क्या कहलाते हैं, बेरोजगारी के अंडर में आते हैं। दूसरी कंडीशन समझो अब कि श्रम बल के अंदर 10 लोग थे और 10 की 10 लोग सरकारी नौकरी में सिलेक्टेड हो गए, 8 घंटे की नौकरी में सिलेक्टेड हो गए। यानी कि हमारा क्या हुआ, लेबर फोर्स इज इक्वल टू वर्क फोर्स, यानी कि श्रम बल इज इक्वल टू क्या आ गया, कार्य बल के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, 10 की 10 लोगों को रोजगार मिल गया, तो ये क्या कहलाया दोस्तों, पूर्ण रोजगार कहलाया। क्या कहलाया, पूर्ण रोजगार कहलाया दोस्तों। ठीक है, चलो आओ अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। हमारा अब टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि हमारी कैटेगराइज है कि टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के प्रकार। अब हम उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आता है इसके अंदर दोस्तों, सबसे पहले आता है दोस्तों जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि सामान्य बेरोजगारी। क्या होती है सामान्य बेरोजगारी, आइए समझते हैं। देखो, जब कोई व्यक्ति हाँ मित्रों, एक बात और बता दूं, आपको जो ये नोट्स बना रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल दोस्तों वो है, सभी कैपिटल शब्दों में है, जियोग्राफी बाय हेमंत राजपूत सर। हेमंत राजपूत सर, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल मित्रों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये सारे नोट्स इसी चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, इस क्लास के बाद आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जब आप क्लास देख रहे होंगे, आपकी क्लास देखते ही आपके इस टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं कि क्या होती है जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि सामान्य बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति सामान्य प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का इच्छुक है, कार्य करने का इच्छुक है, परंतु उसे कार्य नहीं मिलता। मित्रों क्या नहीं मिलता उसे, परंतु उसे कार्य नहीं मिलता, परंतु उसे कार्य नहीं मिलता। समझ रहे हो बात को, कि जब कोई व्यक्ति सामान्य प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का इच्छुक है परंतु उसे कार्य नहीं मिल रहा, तो ये कौन सी बेरोजगारी कहलाएगी, सामान्य बेरोजगारी। लेटेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा कि हर शहर में देखते होगे एक लेबर चौक होता है, और लेबर चौक पे बहुत से मिस्त्री वगैरह खड़े होते हैं, मजदूर खड़े होते हैं, ताकि उनके पास कोई आए और कहे हमारे घर में ये काम है, आप ये कर देना, इतने रुपए दिहाड़ी आप ले लेना। क्या लेबर चौक पे खड़े हुए व्यक्ति, सभी व्यक्तियों को डेली काम मिलता है? नहीं मिलता। यानी कि वो आए तो हैं कि जो मजदूरी लेबर रेट, मान लो लेटेस्ट एग्जांपल 500 रुपए पर डे मजदूरी रेट है, क्या उसे डेली मजदूरी मिल गई? अगर वो महीने में 30 दिन जाता, क्या पता उसे 10 दिन काम मिलता हो, क्या पता 15 दिन मिलता हो, क्या पता 25 दिन मिलता हो। तो यानी कि जब कोई व्यक्ति सामान्य प्रचलित मजदूरी दर, समझ रहे हो ना, प्रचलित यानी कि उस टाइम पे जो भी मजदूरी का रेट चल रहा है, जो भी चल रहा है वो वाला रेट, जब कोई व्यक्ति सामान्य प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का इच्छुक है परंतु उसे कार्य नहीं मिल रहा, तो ये क्या कहलाता है, सामान्य बेरोजगारी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट। आफ्टर दैट दूसरी तरह की बेरोजगारी आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। दोस्तों ये क्या होती है, ये बेरोजगारी कैसे उत्पन्न होती है दोस्तों, कि जब किसी देश के अंदर भौतिक, वित्तीय व संरचनात्मक ढांचा ठीक ना हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब किसी देश के अंदर भौतिक, वित्तीय व संरचनात्मक ढांचा ठीक ना हो। संरचनात्मक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। लेट अस एग्जांपल, मान लो किसी देश के अंदर, मान लो किसी राज्य के अंदर, मान लो किसी शहर के अंदर टूटी हुई सड़कें हैं,
टूटी हुई सड़कें हैं, अब एक बात बताओ, ये टूटी हुई सड़कें हैं, क्या इन टूटी हुई सड़कों के किनारे पे कोई इंडस्ट्री लगाएगा? क्यों लगाएगा? क्यों लगाएगा टूटी हुई सड़कों पे? बरसात में यहाँ पानी भर जाएगा तो वहां के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी वहां के लोगों को। और ट्रांसपोर्ट, अब मान लो कोई माल ढोना है और उनको जल्दी पहुंचाना है किसी पे, टूटे रोड पे क्या व्हीकल तेज चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। कनेक्टिविटी वीक पड़ जाएगी। आई बात समझ में? कनेक्टिविटी वीक पड़ जाएगी तो इससे क्या होगा? इसका मतलब इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से, किसी देश के अंदर अगर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इससे जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है दोस्तों, वो बेरोजगारी क्या कहलाती है दोस्तों? वो बेरोजगारी क्या कहलाती है? आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, आज समझ गए होंगे। अब आओ दूसरी बात पे, अब आओ दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं। ये आपके आएगी अब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आएगी दोस्तों? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसको डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। अब दोस्तों ये होता क्या है, आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करें तो ये क्या कहलाती है? आपकी छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। और ये भारत के अंदर सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में है दोस्तों? तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा ये कृषि के अंदर देखने को मिलती है। यही क्वेश्चन जो है दोस्तों, यही क्वेश्चन बहुत बार पूछने को भी दिखा है, बहुत बार पूछा गया है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हरियाणा के अंदर 2-3 बार आया हुआ है और इसकी डेफिनेशन भी इसी प्रकार से पूछी गई है हरियाणा कॉन्स्टेबल के। यू गेट माई पॉइंट? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? आई होप। जैसे देखो ये एग्रीकल्चर की पिक्चर लगाई है मैंने। अब ये क्या कर रहे हैं, जो भी ये देखो, अब ये जो फसल का काम बोने का काम कर रहे हैं या काटने का जो भी काम कर रहे हैं, एक बात बताऊं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति काम कर रहे हैं। क्या इनकी आवश्यकता है? 2 या 3 बंदे मैक्सिमम जो काम एक खेत में कर सकते थे, वहां पर 6 व्यक्ति काम कर रहे हैं, यानी कि आवश्यकता से अधिक लोग। और ये भारतीय कृषि में देखने को मिलती है। ये बेरोजगारी क्या कहलाती है? आपकी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगली बेरोजगारी का नाम क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहलाता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि इस बेरोजगारी की डेफिनेशन समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति वर्ष में कुछ महीने ही काम करता है, कुछ महीने ही काम करता है और बाकी टाइम फ्री रहेगा। जैसे कि आइसक्रीम वाला, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखोगे आप? आइसक्रीम वाला। आइसक्रीम वाला हो गया, या फिर जो रजाई बनाता है वो वाला, या फिर जो कूलर बनाता है वो वाला। बहुत से एग्जाम्पल है इसके, बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आइसक्रीम वाला देखो, गर्मियों का सीजन आएगा तो 6 महीने तक आइसक्रीम बिकेगी। क्या सर्दियों में कोई आइसक्रीम खाएगा? ये रेडी सर्दियों में दिखती है इस प्रकार से? बिल्कुल नहीं दिखती। अब जो सर्दियों में रजाई बना रहा है, क्या वो गर्मियों में रजाई वाला वहां दिखता है? रजाई बनाता हुआ नहीं दिखता। अब क्या जिस दुकान पे गर्मियों में कूलर बिक रहे हैं, क्या वह सर्दियों में बिकते हैं? बिल्कुल नहीं बिकते। जिस दुकान पर सर्दियों में गर्मियों में एसी बिकते हैं, क्या वहां पर सर्दियों में एसी बिकते हुए दिखते हैं? बिल्कुल नहीं दिखते। तो ये कौन सी बेरोजगारी होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आओ, साइक्लिक बेरोजगारी। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? देखो, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाए, तब जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी चक्रीय बेरोजगारी कहलाएगी, यानी कि साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। आपको सर कैसे? अब ये चीज समझने वाली है। एग्जाम्पल, बेटा अर्थव्यवस्था में मंदी कैसे आ गई? लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं 2020 का। आप कहोगे सर 2 साल पीछे क्यों चले गए? बेटा 2020 के अंदर आया था कोविड, आपको पता है। अब कोविड के अंदर पूरे विश्व के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए थे, भारत छोड़ो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, कि वहां पर जो है कंपनीज वगैरह जो भी है, वहां पर ऑफिस वगैरह सब बंद करने पड़ गए। अब आपने देखा होगा लगभग 6 महीने ऑफिस वगैरह कंपनीज वगैरह बंद रही थी, लगभग 4 से 6 महीने। अब जब बंद रही तो एक बात बताओ, कंपनी क्या उनको सैलरी देगी?
नहीं देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी, मान लो कंपनी सैलरी क्यों नहीं देगी? कंपनी, एक बात बताओ, कंपनी, जब कंपनी बंद तो क्या कंपनी में उत्पादन होगा? आप कहोगे सर उत्पादन तो नहीं होगा। तो उत्पादन नहीं होगा तो उसके पास मंदी आएगी। आप कहोगे सर बिल्कुल मंदी आएगी। तो एक बात बताओ, क्या रोजगार देगा वो? फिर ओके, खाक रोजगार देगा? वो भी रोजगार नहीं देगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है। वो अपनी जेब से कब तक घर पे बैठे हुए एम्प्लॉय को पैसे देगा? तो ये अर्थव्यवस्था में जब मंदी आ जाती है किसी भी देश के अंदर, तो इससे उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी जो कहलाती है दोस्तों, वो क्या कहलाएगी? आपकी आपकी दोस्तों कहलाती है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। चलो आइए अगले पॉइंट पे। अगला है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि फ्यू अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी या फिर अल्प बेरोजगारी। अब देखो पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा। देखो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि जब किसी व्यक्ति को योग्यता के अनुसार कार्य ना मिले, जब किसी व्यक्ति को योग्यता के अनुसार कार्य ना मिले, तब जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि अल्प बेरोजगारी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब देखोगे कि 2018 के अंदर रेलवे के अंदर एमटीएस के अंदर एक जॉब लगी थी। एक लड़का था, आपने न्यूज में भी प्रचलित रहा था, एमटेक होल्डर, वो ग्रुप डी में लगा था। हालांकि उसकी एबिलिटी कितनी थी दोस्तों? एबिलिटी, वो एमटेक है, हालांकि ग्रुप डी की नौकरी तो 10वीं पास के लिए बनी हुई है या 12वीं पास के लिए, और ये एमटेक होल्डर था। या फिर आप देखोगे हरियाणा के अंदर भी आपने देखा होगा, हरियाणा के अंदर भी देखा होगा 2018 के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी। और ग्रुप डी के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, है ना? ग्रुप डी के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा कि वहां पर भी कुछ व्यक्ति ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पीएचडी होल्डर थे। ये भी अखबार के अंदर कटिंग आई थी, देखा होगा आपने, है ना? तो ये बेरोजगारी, इस तरह की बेरोजगारी जो होती है, क्यों? क्योंकि वो अपनी क्वालिफिकेशन से कम पे काम कर रहा है। अब ग्रुप डी की नौकरी दोस्तों ऐसा नहीं है कि क्या आप एमटेक वाले नहीं कर सकते या पीएचडी वाले नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट उनकी जो योग्यता है वो हायर क्वालिफिकेशन है। एमटेक वाला किसी हाई स्टैंडर्ड जॉब के लिए स्टैंडर्ड सेट है, उसके लिए बना है। पीएचडी वाला डॉक्टरेट या टीचिंग के लिए बना है। पर बेरोजगारी का आलम यह है दोस्तों कि उसकी मजबूरी है, उसके हालात ऐसे हैं या घर के हालात ऐसे हैं कि उसे सरवाइव करने के लिए उसे अपनी योग्यता से कम योग्यता वाली पोस्ट पे भी काम करना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी हो जाती है। इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है दोस्तों, वो क्या कहलाती है? शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है, यानी कि अल्प बेरोजगारी। ठीक है, चलो उसके बाद दोस्तों आता है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये इसके पिक्चर से ही आपको क्लियर हो गया होगा। देखो जब कोई व्यक्ति, डेफिनेशन को समझना, लिखने की जरूरत नहीं है, पिक्चर से ही क्लियर हो जाएगा, बेशक आप लिख सकते हो अपने नोट्स में, कि जब कोई व्यक्ति ओल्ड जॉब यानी कि पुरानी जॉब को छोड़कर नई जॉब की तरह स्विच कर रहा है, जब कोई व्यक्ति पुरानी जॉब को छोड़कर नई जॉब पर स्विच कर रहा है, तो एक बात बताओ ये कौन सी बेरोजगारी होगी? दर्शनात्मक। क्यों? क्योंकि सर वो तो एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट हो गया। मान लो शिफ्ट हो गया, मान लो उसने कहा कि सर मैं इस महीने की 30 तारीख तक काम करूंगा। ठीक है भाई, उस कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मान लो उस कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मान लो उसने बोला आप 5 तारीख को ज्वाइन करना, तो 30 से 5 के बीच में वो 4 दिन क्या रहा? बेरोजगार रहा। तो ये 4 दिन जो बेरोजगार रहा, ये वाली बेरोजगारी कहलाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि घर्षणात्मक बेरोजगारी। यानी कि जब वो किसी अपनी पुरानी जॉब को छोड़ता है तो जब दूसरी जॉब पे जाता है, तो उसके बीच में जो 2-3 दिन 4 दिन, मान लो एक दिन भी अगर बेरोजगार रहा, तब ये बेरोजगारी जो जनरेट होती है, इस तरह की बेरोजगारी क्या कहलाती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहलाती है। या फिर दूसरा एग्जांपल देख लो कि जब कोई व्यक्ति अपनी पुरानी जॉब से उब चुका होता है या लड़ाई झगड़ा हो चुका होता है, वो छोड़ देता है, तब वो क्या करता है? दूसरी जॉब में सर्च करता है कि, मान लो वो उस जॉब को सर्च करता है कि मुझे नई जॉब लगनी है। हो सकता है 15 दिन खाली बैठे, महीना खाली बैठे, 2 महीने खाली बैठे, 3 महीने खाली बैठे, तो वो दूसरी जॉब को तब तक लगेगा नहीं, तब तक का वो पीरियड होगा, यानी कि पुरानी जॉब को छोड़ने का और नई जॉब पे लगने का, वो भी क्या कहलाती है? वो भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आती है स्वैच्छिक बेरोजगारी। देखो किस तरह से ये भोपू बैठा है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को, इसकी डेफिनेशन सीधी सी है, आप लिख सकते हो कि जब किसी व्यक्ति को, लिख देता हूं फिर भी आप, जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य
मिलता है परंतु वह कार्य करना नहीं चाहता, परंतु वह कार्य करना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, तब ये बेरोजगारी कहलाती है दोस्तों वॉलेंट्री यानी कि स्वैच्छिक बेरोजगारी। यानी कि जब किसी व्यक्ति को कार्य मिलना चाह रहा है, लेट अस एग्जांपल, कोई व्यक्ति है और मान लो कोई व्यक्ति जैसे मान लो एमटेक है या पीएचडी है या बीटेक है या बीए है या एमए है, हम कोई भी मान लो एमए होल्डर कोई व्यक्ति है, अब उसको मान लो टीचिंग की जॉब मिल जाती है, या फिर आप मान लो बीटेक वाला कोई व्यक्ति है उसको कंपनी में कोई जॉब मिल जाती है, परंतु वो क्या कहता है कि नहीं मुझे अभी जॉब नहीं करनी, अभी तो मेरे मौज मस्ती मारने के दिन है। यानी कि उसको कार्य तो मिल रहा है और वो करना नहीं चाह रहा अपनी मर्जी से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्वैच्छिक बेरोजगारी है, वो अपनी इच्छा से बेरोजगार होना चाह रहा है। तो ये कौन सी बेरोजगारी होती है, स्वैच्छिक। उसके बाद आता है दोस्तों अक्षमता बेरोजगारी यानी कि डिसेबिलिटी अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें सिंपल सी बात है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, जब कोई व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, तो ऑब्वियस ही बात है जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो क्या उसे कोई प्राइवेट फर्म या कोई भी फर्म होगी काम देगी, वो काम देना पसंद नहीं करेगी। या फिर मानसिक रूप से कोई बीमार होगा तो क्या उसे कोई काम देना पसंद करेगा, नहीं करेगा। तो इससे उत्पन्न होने वाली जो बेरोजगारी होती है दोस्तों, वो क्या बेरोजगारी कहलाती है, आपको सर वो अक्षमता बेरोजगारी यानी कि डिसेबिलिटी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। डू यू गेट माय पॉइंट? ठीक है। अब दोस्तों देखो, एक भगवती कमेटी बैठी थी, भगवती समिति, इसने अपनी रिपोर्ट 1973 में पेश की थी। इसने नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ये बनाया था, इसने बताया था कि गरीबी का मापन करेंगे। क्या करेंगे, गरीबी का मापन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसने बताया कि भारत में गरीबी मापन के 3 तरीके हैं। इसने 3 तरीके बताए, एक दीर्घकालिक बेरोजगारी, एक साप्ताहिक बेरोजगारी और एक दैनिक बेरोजगारी। आइए इसको समझते हैं ये क्या होता है। पहली आती है दीर्घकालिक बेरोजगारी। दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म। अगर किसी व्यक्ति को 183 दिन यानी कि एक वर्ष में 183 दिन से कम, 183 दिन से कम अगर कार्य मिलता है, अगर 183 दिन में यानी कि पर डे, देखो भारत सरकार के अनुसार जो हमारा पोर्टल है कि दिन में 8 घंटे ही काम कर सकते हो, इसलिए 8 घंटे की जॉब टाइम हर जगह रखी जाती है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे क्या हो। ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर किसी व्यक्ति को एक वर्ष में 183 दिन से कम अगर कार्य मिला है तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि दीर्घकालिक बेरोजगारी कहलाता है। क्या कहलाता है, दीर्घकालिक। अगर 183 या 183 दिन से ज्यादा काम मिला तब वो लॉन्ग टर्म के नहीं आता, तब वो बेरोजगार, फिर वो रोजगार के टर्म में आता है। ठीक है। उसके बाद देखो फिर आता है वीकली अनएम्प्लॉयमेंट। अगर किसी व्यक्ति को एक हफ्ते में एक दिन का भी कार्य ना मिले, जब किसी व्यक्ति को एक हफ्ते में एक दिन का भी काम ना मिले यानी कि पूरा हफ्ता काम नहीं मिला, तब ये क्या कहलाया, वीकली अनएम्प्लॉयमेंट, यानी तो पूरा हफ्ता काम नहीं मिला, मतलब पूरा हफ्ता काम नहीं मिला, क्या कहलाता है, वीकली अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों डेली अनएम्प्लॉयमेंट। अगर किसी व्यक्ति को एक दिन में 4 घंटे का काम या फिर आधे दिन का काम ना मिले तो ये क्या कहलाता है, दैनिक बेरोजगारी कहलाता है। यानी कि देखो हमारे वर्क कल्चर में क्या है, गवर्नमेंट कहती है 8 घंटे काम करना, 8 घंटे की शिफ्ट लगानी है, तो आधे दिन में कह लो या फिर 4 घंटा कह लो, बात तो एक ही है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एक दिन में 4 घंटे या फिर आधे दिन का कार्य ना मिले तो ये दैनिक बेरोजगारी कहलाती है, डेली अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों, अब इसके क्या भारत सरकार इसके लिए काम नहीं करती, बिल्कुल करती है भारत सरकार इसके लिए काम। 2 मेथड है इनके, नहीं भारत सरकार ने 2 तरीके खोजे हैं इसके। एक, पहला रोजगार देंगे, जो अनएम्प्लॉय है उसको रोजगार देंगे, दूसरा स्वरोजगार देंगे। अब दोनों को समझते हैं, दोनों चीजें क्या होती हैं, आइए समझते हैं। अब जो मान लो ऐसे व्यक्ति भी तो क्या सारे पढ़े लिखे हैं, नहीं, अनपढ़ भी तो हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने क्या कर रखा है जी, कि जो कार्य करने की क्षमता रखता है और कार्य करने का इच्छुक भी है, बट वो क्या कर रहा है, उसके पास स्किल नहीं है, काम करने की स्किल नहीं है, तो सरकार ने उनके लिए क्या बनाया, मनरेगा बनाया। क्या बनाया, मनरेगा। आपसे मेरा क्वेश्चन है बेटा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करना कि भारत में मनरेगा किस वर्ष चालू हुआ, भारत में मनरेगा
किस वर्ष चालू हुआ, आप मुझे इस चीज की बताएगा। और मनरेगा की फुल फॉर्म, ये 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, जरूर। चलो, ये आ गया मनरेगा। दूसरा स्वरोजगार। देखिए, मतलब ये तो हो गया उनके लिए जो मतलब मान लो पढ़ नहीं पाए किसी कारणवश, तो सरकार उनके लिए काम कर रही है। अब जो पढ़े लिखे भी हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, 8 पढ़े लिखे हैं या 9 पढ़े लिखे हैं, 7 पढ़े लिखे हैं, तो सरकार के लिए आपने देखा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस प्रकार की सरकार की योजना चलती रहती है। उसमें वो पहले उनको स्किल देते हैं। क्या करेंगे? स्किल। जैसे आप देखोगे मोबाइल ठीक करने का या लैपटॉप ठीक करने की स्किल दे देते हैं, उसके बाद फिर उसको कहीं ना कहीं जॉब पे प्रोवाइड करा देते हैं। या फिर ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो कहेंगे आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम सिखा देंगे, कोई ना कोई काम सिखा देंगे, उसके बाद कहेंगे आपको यहाँ जाओ, यहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप जॉब लग सकते हो। ये होगी आपकी स्वरोजगार के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो हमारा ये चैप्टर है दोस्तों, ये कंप्लीट होता है। आपको सेशन कैसा लगा, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स की वीडियो आपको पसंद आई या नहीं आई, जो भी आपको आपके पॉइंट्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में रखना। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देता हूं। देखो, आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम सिंस मतलब 4 ईयर्स। मैं 4 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। सॉरी, इकोनॉमिक्स भी नहीं, क्यों, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, सॉरी, है ना, ये 4 सब्जेक्ट मैं मतलब कि 4 साल से पढ़ा रहा हूं। और करंटली आई एम स्टडिंग इन स्टडी मंत्रा एजुकेशन। नीचे आपने टैगलाइन देख भी ली होगी, स्टडी मंत्रा एजुकेशन के अंदर मैं पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया मुझे, मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ, स्टडी मंत्रा एजुकेशन। 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया मुझे, स्टडी मंत्रा एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर हम बेटा HSSC की भी तैयारी करवाते हैं, SSC CGL की तैयारी कराते हैं, SSC का कोई भी एग्जाम हो, SSC CGL CHSL, है ना, और CPO या MTS हो गया। ठीक है, एयरफोर्स की तैयारी होगी, आर्मी के एग्जाम हो गए, हर प्रकार के जो 1 डे एग्जामिनेशन है, चाहे HTET हो, CTET हो, हर तरह के एग्जाम की हम तैयारी करवाते हैं। तो करंटली मित्रों ऐसा है, हमारा बैच नंबर 13 अभी स्टार्ट हुआ है, कल से ही स्टार्ट हुआ है बैच नंबर 13। जो बैच नंबर 13 है दोस्तों, अभी इस पे जो है 20% ऑफ चल रहा है, 20% ऑफ चल रहा है। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आप अपने प्ले स्टोर में जाओ और प्ले स्टोर में जाके स्टडी मंत्रा एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद बैच 13 पे जाओ। और ये 20% ऑफ कैसे मिलेगा, आपको एक कूपन यूज करना पड़ेगा। इस कूपन कोड का नाम क्या है, मंत्रा 20। क्या है दोस्तों, मंत्रा 20 ये कोड है। इस कोड का आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। बैच नंबर 13 इट इज स्पेशली डेडिकेटेड टू, ये CET हरियाणा के CET के एग्जाम को लेकर बनाया गया है। ये आपका एग्जाम से पहले इसमें सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप भरोसा रखिए स्टडी मंत्रा और स्टडी मंत्रा की टीम पर। ठीक है, और मैं आपको इस बैच में यानी कि यहाँ पर स्टडी मंत्रा एजुकेशन में मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। और जो मुझसे ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं उन्हें मुझसे पता है कि व्हाट आई एम डिलीवरिंग टू यू, कि मैं किस प्रकार से आपको पढ़ाता हूँ। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा ये इकोनॉमिक्स का सेशन कैसा लगा। जो भी आपकी अच्छी अच्छी विशेष है प्लीज़ लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मित्रों आपका साथ चाहिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर। नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पे रखना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों।